नमस्कार दोस्तों। रीट मैन परीक्षा के लिए हम देख रहे थे आरटी एक्ट और आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के बारे में। दोस्तों, अध्याय 10, धाराएं हैं 29। एक ही क्लास के अंदर संपूर्ण अध्ययन इस क्लास के अंदर हम करेंगे, जिनके अंदर एनसीईआरटी और आरबीएससी का निचोड़ आपको मिलने वाला है। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसके अलावा अगर जिन साथियों को ये नोट्स चाहिए वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसके स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, जिसके द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं मैसेज के द्वारा। दोस्तों, चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। शुरू करते हैं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2011। दोस्तों, देखिए मित्रों, नॉर्मल जानकारी सबसे पहले हम देते हैं हर क्लास के अंदर, तो वो ले लीजिए। राजस्थान में आरटी 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 निर्मित कर 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी की गई। पहली बात क्या कह रही है, जो हमने आरटी 2009 पढ़ा उसके अंदर क्या थी कि 38 धारा थी, धारा नंबर 38। उसके अंतर्गत था कि राज्य सरकारें इसके अंदर कुछ परिवर्तन करके भी अपने राज्य में लागू कर सकती है। उसी के अंतर्गत राजस्थान के अंदर इसको लागू किया गया। कब अधिसूचना कब जारी की गई? 29 मार्च 2011 को। राजपत्र में इसका प्रकाशन हुआ 30 मार्च 2011 को। दोस्तों, लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 से। 1 अप्रैल 2011 से ये राजस्थान के अंदर क्या हो गया? लागू हो गया। भाग यानी अध्याय है इसके अंदर 10 और नियम यानी धाराएं कितनी है? 29 धाराएं इसके अंतर्गत है। दोस्तों, एक एक नियम के बारे में अब यहां पर अध्ययन करेंगे। हर एक नियम है उसके बारे में आपको जानकारी यहां पर दी जाएगी। पहला नियम, नियम नंबर 1 आपके सामने नाम दिया गया है। संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 किसमें कहा गया है? नियम नंबर 1 धारा नंबर 1 के अंदर कहा गया है। दोस्तों, नियम नंबर 2 यानी धारा 2 के अंदर परिभाषाएं दी गई है। किसकी दी गई है? देखिए, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से प्रारंभिक शिक्षा का विभागाध्यक्ष होगा। प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक शिक्षा का क्या होगा? विभाग का अध्यक्ष होगा। दोस्तों, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी होगा। जो जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है वो जिले के अंदर, एक जिले के अंदर क्या होगा? प्रभारी अधिकारी होगा। दोस्तों, इसके अलावा कार्यकारी समिति, विद्यालय के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए गठित विद्यालय प्रबंध समिति। कार्यकारी समिति कौन होगी? विद्यालय के जो दिन प्रतिदिन की प्रबंध है उसके लिए गठित विद्यालय प्रबंध समिति कार्यकारी समिति होगी। दोस्तों, विद्यालय प्रबंध समिति से अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित एक समिति होगी। विद्यालय प्रबंध समिति धारा 21 के अंतर्गत, धारा 21 के अधीन एक गठित क्या होगी? समिति होगी। इसके अलावा आगे देखिए, विद्यालय मानचित्रण। विद्यालय मानचित्रण सामाजिक रोधों और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विद्यालय प्राथमिक विद्यालय होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, ये दो ही चीजें यहां पर आपको याद रखनी है नियम नंबर 2 के अंतर्गत। समझ गए मित्रों? आगे चलते हैं, धारा नंबर 3 हमारे सामने आती है, या नियम नंबर 3 क्या कहता है? विद्यालय प्रबंध समिति। विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कृत्य कार्य। विद्यालय प्रबंध समिति है, उसकी संरचना है, उसके कार्य हैं, वो क्या है?
वो बताएगी हमें धारा नंबर 3 दोस्तों। देखिए, गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक 2 वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जाएगा। गैर सहायता प्राप्त जो विद्यालय है उनसे भिन्न प्रत्येक विद्यालय, गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से अलग जो विद्यालय है उनके अंदर क्या किया जाएगा, एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें चाहे राज्य सरकार हो चाहे स्थानीय कोई अधिकारी हो, वो समय समय पर निर्देशों के अनुसार जो अगले 2 वर्ष हैं उनके अंदर उसका पुनर्गठन किया जाएगा। इस समिति में न्यूनतम 16 सदस्य होंगे। शैक्षिक परिदृश्य जो हमने क्लास ली थी उसके अंदर इसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन है वो कर लिया है दोस्तों। 16 सदस्य होंगे, जिसमें SC ST के सदस्य भी होने चाहिए तथा महिलाओं की भागीदारी 50% होनी चाहिए। 16 सदस्य में से 50 यानी 8 सदस्य महिलाएं होगी और SC ST की भी उसमें भागीदारी होगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं समिति है, जो विद्यालय प्रबंध समिति है उसके सदस्य कौन कौन होंगे दोस्तों। विद्यालय में कार्यरत, विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक के माता पिता या संरक्षक, विद्यालय में कार्यरत अध्यापक, स्थानीय प्राधिकारी, जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उसके निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय प्राधिकारी होगा, विद्यालय का एक विद्यार्थी होगा, जनप्रतिनिधि द्वारा मनोनीत एक सदस्य होगा। यह उस समिति के अंदर क्या होंगे, सदस्य होंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए यह बन सकती है। कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव उक्त समिति के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे दोस्तों। उक्त समिति प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी, यानी 3 माह के अंदर जो विद्यालय प्रबंध समिति है वो अपनी एक बैठक है वो आयोजित करेगी और बैठकों के कार्यव्रत और विनिश्चय समुचित रूप में अभिलेखित किए जाएंगे और जनता के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे दोस्तों। ये कार्य होंगे। अब बात करते हैं आगे हम चल के कि कौन कौन से कार्य है जो विद्यालय प्रबंध समिति करेगी। विद्यालय में आसपास के सभी बालकों के नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना। इसके अलावा बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इंकार किए जाने पर सामान्य प्राधिकारी की जानकारी में लाना, आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना, धारा 4 के उपलब्धों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना। इसके अलावा दोस्तों और भी कार्य करेंगे, वो है निःशक्त ग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को क्रियान्वयन करना और प्रारंभिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना। विद्यालय में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना। विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य होंगे। ये 6 कार्य समझाने वाले कोई बात नहीं है, कम समय में, क्योंकि हमारे पास एग्जाम के लिए भी समय बहुत कम बचा है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास है। बाकी अगर आप इनको विस्तृत नोट्सों के द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो ऐप पर उपलब्ध है, वहां से जो रीड राजस्थान जी के वहीं पर यह चीज आपको मिल जाएगी, जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं धारा 4 की ओर। विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति दोस्तों, आरटी में स्पष्ट प्रावधान है कि विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें 2 तरह की समितियों का उल्लेख है। कक्षा 1 से 8 तक है SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी दोस्तों, कक्षा 1 से 8 तक, और विद्यालय जिसको हम विद्यालय प्रबंध समिति बोलते हैं, कक्षा 9 से 12 तक SDMC, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। कक्षा 1 से 8 तक तो होगी SMC, कक्षा 9 से 12 तक होगी SDMC दोस्तों, याद रखना है, यह धारा 4 के अंदर बताया गया है। अब देखिए इसके बारे में, उपरोक्त समितियों का नाम विद्यालय एवं मुख्यालय के नाम से जुड़ा होता है। मुख्यालय विद्यालय भवन वह उसके परिक्षेत्र में अध्ययनरत छात्रों के निवास स्थान तक होता है, परंतु विकास कार्य की दृष्टि से इसका क्षेत्र जो कार्य क्षेत्र है वो विद्यालय भवन
परिसर व खेल के मैदान तक ही सीमित रहता है दोस्तों। क्या कहने का मतलब है यहां पे, समझे आप? जो विद्यालय में अध्ययनरत बालक है, परिक्षेत्र तो उन तक होगा, लेकिन जो विकास कार्य किए जाएंगे वो कहां तक किए जाएंगे? वो किए जाएंगे एक तो विद्यालय भवन का जो परिसर है और खेल का जो मैदान है वहां तक दोस्तों। ये कहती है धारा 4। बात करते हैं नियम यानी धारा 5 की ओर। विद्यालय विकास योजना तैयार करना दोस्तों। विद्यालय प्रबंध समिति उस वित्तीय वर्ष के जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, अंत से कम 3 माह पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी दोस्तों। विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय योजना होगी, जिनमें 3 वार्षिक उपयोजनाएं होगी। विद्यालय विकास योजनाएं कौन कौन सी होगी, यह रही आपके सामने। प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का प्रांकलन करना। विद्यालय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कितने अध्यापकों की आवश्यकता है वो बताना दोस्तों। विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष के जिसमें उसे तैयार किया जाना है अंत से पूर्व ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों। यह कहती है नियम या धारा नंबर 5 दोस्तों। बात करते हैं नियम या धारा नंबर 6 की दोस्तों, जिसमें है विशेष प्रशिक्षण दोस्तों। देखिए, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। क्या कहता है धारा नंबर 6 या नियम नंबर 6? यह कहता है कि कोई भी स्थानीय प्राधिकारी हो या राज्य सरकार हो, उन बालकों की पहचान करेगी जो प्रशिक्षण चलता है उसकी अपेक्षा करते हैं, उसमें भाग नहीं लेते, उनकी पहचान करके उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी दोस्तों। प्रशिक्षण की कालावधि 3 मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी तथा अधिकतम 2 वर्ष की होगी। जो प्रशिक्षण की अवधि है वो 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक होगी दोस्तों। आयु अनुरूप समुचित शिक्षा में प्रवेश करने पर बालक विशेष प्रशिक्षण के पश्चात अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा, जिससे कि उसे शेष कक्षा के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने में शैक्षिक रूप से और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके दोस्तों। यह है धारा नंबर 6 आपकी। बात करते हैं धारा नंबर 7 की। धारा नंबर 7, आसपास का क्षेत्र या सीमाएं। विद्यालय के आसपास का क्षेत्र या सीमाएं दोस्तों। आसपास का क्षेत्र या सीमाएं जिनके भीतर राज्य सरकार द्वारा कोई विद्यालय स्थापित किया जाना है निम्न होगी। कौन कौन सी होगी आसपास के क्षेत्र में? तो यह रही आपकी। देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास की 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक का जो विद्यालय है, अगर कोई बालक पैदल आता है तो 1 किलोमीटर की दूरी में विद्यालय स्थापित होगा। कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास की 2 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर अगर विद्यालय में बालक पैदल आते हैं तो वहां पर विद्यालय स्थापित किया जाएगा। अब देखिए यहां पे कठिन और दूरस्थ क्षेत्रों जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है और चित्राई हुई जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मामले में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी किसी ऐसे आवास में जिसकी न्यूनतम संख्या 150 व्यक्ति है और 6 से 11 वर्ष तक के आयु वर्ग के न्यूनतम 20 बालक है, कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय स्थापित करेगा। और किसी ऐसे आवास में जहां कम से कम 2 पोषक प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 5 में न्यूनतम 30 बालक है, कक्षा 6 से 8 तक विद्यालय स्थापित करेगा। यह कहता है हमारा धारा नंबर 7 या नियम नंबर 7 दोस्तों।
आगे चलते हैं। अगला नियम आता है नियम नंबर 8, धारा नंबर 8 दोस्तों, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व इसके अंतर्गत दिए गए। और सीधा अगर क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आता है तो आपको पूछा जाएगा कि राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी है उसके उत्तरदायित्व कौन सी धारा में बताए गए हैं। धारा 8, नियम नंबर 8 के अंतर्गत आसपास के विद्यालयों का अवधारण करने और उसकी स्थापना करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी योजना तैयार करेगा और दूरस्थ क्षेत्रों के बालकों, निशक्तताग्रस्त बालकों, अलाभग्रस्त समूह के बालकों, कमजोर वर्ग के बालकों की प्रत्येक वर्ष क्या करेगा, पहचान करेगा। दोस्तों यह है धारा 8। बात करें धारा 9 की, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेख का रखा जाना। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना। स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकारिता के अधीन सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से उनके जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का एक अभिलेख रखेगा। दोस्तों यह कहता है धारा नंबर 9। दोस्तों आगे चलिए, आगे आता है हमारा नियम या धारा नंबर 10, कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश यानी 25% एक विद्यालय के अंदर होगा। कैसे, देखिए, किसी विद्यालय विशेष में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के लिए स्थानों की संख्या से अधिक हो तो वरीयता उस गांव या नगरपालिका वार्ड जिसमें ऐसा विद्यालय स्थित है के बालकों को दी जाएगी। एक विद्यालय है उसके अंदर अगर 100 बालक प्रवेश लेते हैं तो उनमें से 25 बालक वो होंगे जो कौन होंगे, कमजोर वर्ग के होंगे, अलाभप्रद वर्ग के होंगे। दोस्तों ये कहती है धारा 9। बात करें धारा 11 की, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। राज्य सरकार है प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति वे पूर्ति करेगा, यह कहती है धारा 11। दोस्तों आगे चलिए, अगली धारा आ रही है धारा 12, आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। दोस्तों एक बालक है उसकी आयु के सबूत के लिए क्या दस्तावेज चाहिए उसके बारे में यह कहा गया। दोस्तों जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 18 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, वहां निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जाएगा। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 है, वो ये कहता है कि अगर उसके अंतर्गत जो जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध या बनाया जाता है वो उपलब्ध नहीं है तो क्या क्या चल सकता है, क्या क्या दस्तावेज है जो एक बालक के प्रवेश के समय जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होंगे। उनमें 3 है। पहला है अस्पताल या सहायक नर्स और दाई ANM रजिस्टर या अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा। ये तीनों चीजें चल सकती है। दोस्तों ये कहती है नियम या धारा नंबर 12। दोस्तों अगला आता है हमारा नियम या धारा नंबर 13, प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि। प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि। दोस्तों प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ की दिनांक से 6 मास की होगी। जिस दिन से शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होता है उससे 6 माह के अवधि में प्रवेश कोई बालक ले सकता है। जहां किसी बालक को विस्तारित कालावधि के पश्चात किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है वहां वह विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा यथा अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा। जिस कक्षा में वो प्रवेश ले रहा है 6 महीने बाद प्रवेश ले रहा है तो बाकी जो चीज पढ़ाई गई है उसके लिए प्रधानाध्यापक ये फिक्स करेंगे कि उसको कैसे प्रशिक्षण है, विशेष प्रशिक्षण है, वो कैसे दिया जाए। दोस्तों ये कहती है धारा नंबर 13 आपकी। बात करते हैं धारा 14 की, केंद्रीय सरकार विद्यालयों को मान्यता की बात है। धारा नंबर 14 में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उनके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन
किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1992 का अधिनियम संख्या 19 के दिन मान्यता प्राप्त कर स्थापित किया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा है कि नियम और धारा इसकी विपरीत है। 14 में विद्यालयों को मान्यता दी गई है, 15 में विद्यालयों की मान्यता वापस ली गई है। याद रखना आपको, विद्यालय की मान्यता वापस लेना। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 के दिन मान्यता मंजूरी उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी भी समय वापस ली जा सकेगी। अगर वो आरटी 2011 की अनुपालना नहीं कर रहा है तो उसकी जो क्या है मान्यता है वो वापस ली जा सकती है। बात करते हैं नियम या धारा 16 की दोस्तों जी, उसमें न्यूनतम अर्हताओं के बारे में बात की गई है। बात करें नियम 17 की, जिसमें न्यूनतम अर्हताएं शिथिलीकरण के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया देखिए, यदि राज्य के पास अध्यापक शिक्षण में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थाएं नहीं है, वहां राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार से विहीन न्यूनतम अर्हताओं को शिथिल करने के लिए अवरोध करेगी दोस्तों। बात करते हैं धारा 18 की, जिसमें न्यूनतम अर्हताओं का अर्जित किया जाना है दोस्तों। अध्यापकों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 और यथास्थिति राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के अनुसार होगी दोस्तों। बात करें नियम 19 की, तो अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा के नियमबंधन और शर्तें धारा 19 नियम 19 के अंदर दी गई है दोस्तों। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इस अधिनियम में के प्रारंभ से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर अध्यापक ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित कर लेंगे दोस्तों। यह है धारा 19। आगे बात करते हैं धारा 20 की, अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य। राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी 2011 में इस धारा में अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य शामिल किए गए हैं दोस्तों। बात करते हैं नियम या धारा 21 की, प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों अध्यापक का अनुपात। प्रत्येक विद्यालयों के अंदर विद्यार्थी और अध्यापकों का अनुपात जो आरटी 2009 हमने पढ़ा है केंद्र वाला, वही अनुपात इसके अंतर्गत रखा गया दोस्तों। किसी विद्यालय में अध्यापकों की स्वीकृत संख्या राज्य सरकार या यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाएगी, परंतु राज्य सरकार या यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी अधिसूचना के 3 मास के भीतर उपनियम 1 में निर्दिष्टित अधिसूचना से पूर्व स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या वाले विद्यालयों में अध्यापकों की पुनः नियुक्ति की जाएगी दोस्तों। जो संख्या बताई गई है उस संख्या से अधिक विद्यार्थी वहां पर है तो अध्यापकों की वहां पर नियुक्ति वापस की जाएगी। यह कहती है धारा 21 दोस्तों। बात करते हैं धारा 22 की, शैक्षणिक प्राधिकारी। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकतित करते समय शैक्षणिक प्राधिकारी कह देखिए सुसंगत और आयु समुचित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा। सेवा में अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन प्रस्तुत करेगा। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा। शैक्षणिक जो प्राधिकारी है उसके लिए ये बातें कही गई है। बात करते हैं धारा 23 की दोस्तों। धारा 23 प्रमाण पत्र प्रदान करना। प्रारंभिक शिक्षा में के पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने के 1 मास के भीतर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा अगर पूरी हो जाती है, जो प्रमाण पत्र है वो 1 माह के भीतर प्रधानाध्यापक है वो तैयार करके विद्यार्थी को देगा दोस्तों। बात करते हैं धारा 24 की, विद्यालयों के लिए शिकायत निवारण। राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन
विद्यालयों में अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए निम्न में से मिलकर बनी एक ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी। किन से? ब्लॉक विकास अधिकारी अध्यक्ष, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य, अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव। इनसे मिलकर एक समिति होगी जो अध्यापकों की शिकायतें होगी उनका निवारण करेगी। दोस्तों आ गया समझ में। बात करते हैं धारा 25 की। बालकों या माता पिता की शिकायतों का निवारण। अध्यापकों की शिकायतों का निवारण हमने धारा 24 में कर दिया। 25 में बालक हो या माता पिता हो उनकी शिकायत का निवारण। दोस्तों देखिए, अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन या अतिक्रमण से उत्पन्न कोई शिकायतें सीधे विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को की जाएगी। विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष है, उसके सामने बालक या माता पिता या उसके संरक्षक है वो शिकायत कर सकते हैं। समुचित प्राधिकारी उचित कार्यवाही करेगा और 3 माह से अनधिक की कालावधि के भीतर आवेदक को सूचित करेगा। यदि आवेदक एसएमसी की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तो वह राजस्थान राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग या राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग का दरवाजा खटखटा सकेगा। दोस्तों एसएमसी की जो कार्यवाही है उससे कोई अध्यापक या बालक संतुष्ट नहीं है तो वो कहां जा सकता है? राजस्थान या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। दोस्तों बात करते हैं धारा 26 की। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन। राज्य सरकार राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक प्रकोष्ठ गठित कर सकेगी। यह कहा गया धारा 26 में। बात करते हैं धारा 27 की। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने का ढंग। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण है, उसके समक्ष परिवाद है, उसको प्रस्तुत करने का ढंग क्या है वो बताया गया धारा 27 में। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में परिवादों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना कर सकेगा जो उसके द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से मॉनिटर की जा सकेगी। दोस्तों बात करते हैं धारा 28 की। धारा 28 क्या कहती है? राज्य सलाहकार परिषद का गठन और उसके कार्य। राज्य सलाहकार परिषद का गठन और उसके कार्य। देखिए करते यहां पे लिखा गया है, अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार को राय देने के लिए राज्य सरकार एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी जो एक अध्यक्ष और 14 सदस्यों से मिलाकर बनेगी। राज्य सलाहकार परिषद में एक अध्यक्ष होगा, 14 सदस्य होंगे, ने कुल 15 सदस्यों की संस्था होगी। दोस्तों परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी। दोस्तों यह है धारा 28। बात करते हैं धारा 29 की। शंकाओं का निराकरण नियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वाचन और उनके लागू होने के बारे में। शंकाओं का निराकरण नियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वाचन और उनके लागू होने के बारे में है धारा 29। कोई भी शंका उत्पन्न हो वह मामला सरकार के शिक्षा विभाग को निर्दिष्टित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह कहती है धारा 29 और यह है आपके राजस्थान का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2011। दोस्तों थोड़ा स्पीड के साथ हमने देखा क्योंकि कम समय के अंदर आपको ये पूरा का पूरा मैटर देना था। बाकी नोट्सों से आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं और आगे हम क्वेश्चन आंसर जो लेकर आएंगे वहां पर आपका कंप्लीट अध्ययन है वो हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।